हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ 2015 में रिलीज हुई मूवी द कॉल मी जैक रॉबर्ट। तो चलो शुरू करते हैं। रोम की सड़कों पर एंजो जितनी तेजी से संभव हो दौड़ता है। पुलिस उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसने एक घड़ी चुराई है। पीछा कुछ देर तक चलता है और जब एंजो एक विरोध प्रदर्शन देखता है तो वह पुलिस की गति धीमी करने के लिए भीड़ में घुस जाता है। अंततः वह पुल पर पहुंचता है और एक पुलिस कार उसका रास्ता रोक लेती है, इसलिए वह नदी पर एक क्रेन के अंदर छिपने के लिए भागता है। दुर्भाग्य से अधिकारी देख लेते हैं कि वह क्या कर रहा है और एंजो के पास पानी में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वह पुलिस के चले जाने तक प्रतीक्षा करता है और फिर से चलना शुरू करता है, लेकिन गलती से कुछ पुराने बैरल पर पैर रख देता है, जिससे वह फिसल जाता है। एक बैरल टूट जाता है और एंजो उसके रेडियोधर्मी पदार्थों में समा जाता है। क्रेन को पकड़कर वह किसी तरह ऊपर आने में सफल हो जाता है और घर की ओर चल पड़ता है। बस में यात्रा के दौरान वह बहुत खराब पदार्थ खांसता रहता है। जब वह झुग्गी झोपड़ियों में अपने अपार्टमेंट के लिए आखिरी कुछ ब्लॉक चलता है तो हर कदम के साथ उसका शरीर कमजोर होता जाता है। उस रात एंजो बाथरूम में बहुत समय बिताता है और अधिक काला पदार्थ उगलता है। जब वह बिस्तर पर लेटता है तो अपने शरीर को कई कंबलों से ढकने के बावजूद भी वह कांपना बंद नहीं कर पाता। टीवी पर समाचारों में हाल ही में हुए बम विस्फोटों और सरकार से मदद मांगने वाले सभी विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात हो रही है। सुबह एंजो बेहतर महसूस कर रहा है और उसका थूक फिर से साफ है। जल्दी नाश्ता करने के बाद वह अपने पड़ोसी सर्जियो से मिलने जाता है ताकि वह उसे घड़ी बेच सके, लेकिन उसे अपने गिरोह की बैठक खत्म होने तक इंतजार करना पड़ता है। कार्यालय में गिरोह का नेता फैबियो अपने आदमियों के साथ इस बात पर बहस कर रहा है कि उनके अगले मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उन्हें खच्चर भाइयों की जोड़ी से कुछ अवैध पदार्थ बरामद करने की जरूरत है। एंटोनियो इस तात्कालिक योजना से बहुत खुश नहीं है और शिकायत करता है, लेकिन फैबियो आज्ञाकारिता की मांग करता है। फिर उनमें से एक व्यक्ति फैबियो के लिए एक नया फोन लाता है, लेकिन यह मांगे गए रंग का नहीं होता, इसलिए फैबियो उसे पीट पीट कर मार डालता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सर्जियो अंततः एंजो से मिलता है और घड़ी खरीद लेता है। जब एंजो जाने वाला होता है तो सर्जियो उसे मिशन में शामिल होने के लिए कहता है। यह काफ़ी जोखिम भरा है, लेकिन एंजो को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वह सहमत हो जाता है। फिर वे अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने सर्जियो के घर जाते हैं और एंजो सर्जियो की बेटी एलेसिया से मिलता है। वह अजीब तरह से व्यवहार करती है और अक्सर बचकानी कलाकृतियाँ बनाती है, जिन्हें वह हर दीवार पर लटकाती है। एलेसिया सर्जियो को अपने पसंदीदा एनीमे स्टील जीक के बारे में बताती है और वास्तव में उसे विश्वास है कि नायक एक दिन उसे बचाने आएगा। जब वे लोग चले जाते हैं तो सर्जियो अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है। वह बचपन से ही खास थी, लेकिन अपनी माँ की मृत्यु के बाद उसने खुद को वास्तविकता से अलग कर लिया। कुछ क्षण बाद सर्जियो और एंजो खच्चर भाइयों को हवाई अड्डे से उठाते हैं और उन्हें एक खाली निर्माण स्थल पर ले जाते हैं। उनमें से एक को बीमार महसूस होता है और दूसरा जोर देता है कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन सर्जियो उसे मुक्का मारता है और पहले पैकेट सौंपने के लिए कहता है। भाइयों के शरीर में ये पदार्थ छिपे हुए हैं और मिशन उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। वे इमारत की 10वीं मंजिल पर चले जाते हैं, जहां भाइयों को पैकेज बाहर निकालने होते हैं। हालांकि बीमार भाई को अचानक दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जाहिर है पैकेज उसके पेट में टूट गया और उसे ओवरडोज हो गया। सर्जियो घोषणा करता है कि पैकेज पाने के लिए उन्हें शरीर को काटना होगा। जीवित भाई क्रोधित हो जाता है और सर्जियो की बंदूक चुराने से पहले उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है। उसी समय सर्जियो अपने सेल फोन पर एक कॉल उठाता है, जिससे गिरोह का दूसरा सदस्य सुन लेता है कि सर्जियो को कई बार गोली मारी गई। अपनी आखिरी ताकत से सर्जियो उस आदमी का सिर एक खंभे से टकराता है। जैसे ही दोनों शरीर गिरते हैं, भाई एक आखिरी बार गोली चलाता है और एंजो के कंधे पर लगती है, जिससे वह ऊंची इमारत से नीचे गिर जाता है। एंजो का शरीर असहनीय दर्द के साथ जमीन पर गिरता है, फिर भी उसे एक भी चोट नहीं आती। वह दुखी और भ्रमित महसूस करते हुए खड़ा होता है, इसलिए वह भाग जाता है। इस बीच फैबियो और उसका गिरोह नुंजिया से मिलता है
जो एक खतरनाक आतंकवादी और रोम के सबसे बड़े डीलरों में से एक है। फैबियो को उसके भाइयों से सामान लाना है, इसलिए वह झूठ बोलता है और वादा करता है कि वह जल्द ही उसके लिए सामान ला देगा। वह जानता है कि अगर वह असफल हुआ तो वह उसे मार डालेगी। घर के रास्ते में एंजो को एलेसिया रोकती है, जो उसके पिता के बारे में पूछती है। एंजो उसे अनदेखा करता है और अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, फिर बाथरूम की ओर भागता है, जहां वह टॉयलेट पेपर से गोली के घावों को ढकता है। एलेसिया हार मानने से इनकार करती है और उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है, जिससे बहुत निराश एंजो को लकड़ी पर मुक्का मारकर जवाब देना पड़ता है। अपने आश्चर्य के लिए वह सिर्फ अपनी मुट्ठी से एक छेद बना देता है। इसका परीक्षण करने के लिए वह अलमारी को धक्का देता है और रेडिएटर को दीवार से उखाड़कर मोड़ देता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि अब उसके पास सुपर ताकत है। इसके बाद एंजो अपना चेहरा ढंककर बाहर जाता है। ATM ढूंढता है। वह अपनी नई ताकत का उपयोग करके उस पर कुछ बार प्रहार करता है, जिससे वह इतना ढीला हो जाता है कि दीवार से उखड़ जाता है। वह इसे वापस अपने घर ले जाता है और पैसे का उपयोग अंततः अपने फ्रिज को भरने और कुछ गंदी फिल्में खरीदने के लिए करता है। जब वह अपने कंधे पर लगे घाव को देखता है तो पाता है कि वह पहले से ही ठीक हो चुका है। उसी समय वह चीखने की आवाज़ सुनता है और बाहर आकर देखता है कि फैबियो और उसके आदमी एलेसिया को परेशान कर रहे हैं। पता चलता है कि वे नहीं जानते कि सर्जियो भाइयों को कहाँ ले गया और उन्हें जानकारी की ज़रूरत है, लेकिन एलेसिया अपने भ्रम के साथ जवाब देती है। पहले तो एंजो उन्हें नज़रअंदाज करता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फैबियो उसकी मौजूदगी से नाराज़ हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। एंजो बस आगे बढ़ता रहता है और गिरोह एलेसिया को उसके घर में धकेल देता है। वे अवैध पैकेजों के लिए जगह की खोज शुरू करते हैं और जब वे एलेसिया की एनीमे DVD देखते हैं, वह घबरा जाती है और इस प्रक्रिया में फैबियो को खरोंच देती है। वह तुरंत उसे कुछ बार मारता है और फिर अपने एक आदमी को उसे पकड़ने के लिए कहता है। जब वह आदमी उसे गलत जगहों पर छूता है तो फैबियो एक चाकू ले आता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने नहीं बताया कि सर्जियो कहाँ है तो वह उसे मार देगा। अचानक एंजो अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना चेहरा ढंक कर खिड़की से घुस आता है। एक गैंगस्टर उसे मुक्का मारने के लिए करीब आता है, लेकिन एंजो को कोई दर्द महसूस नहीं होता और वह आसानी से उस बड़े आदमी को उठाकर मेज पर फेंक देता है। फैबियो एलेसिया को बंधक बना लेता है और अपने आदमियों को अजनबी को रोकने का आदेश देता है। हालांकि एंजो अपनी नई शक्ति की बदौलत कुछ ही सेकंड में उन सभी को हरा देता है। भयभीत फैबियो तब घोषणा करता है कि वे जा रहे हैं और पुरुष अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। एलेसिया इस मौके का फायदा उठाकर फैबियो को मारती है और खुद को मुक्त कर लेती है, जिससे वह गिर जाता है। फैबियो अपने आदमियों के साथ भागने से पहले एंजो के पैर पर चाकू गिरा देता है। इसके बाद एंजो चाकू निकालता है और अपने जूते के अंदर देखता है तो पाता है कि उसका एक पैर का अंगूठा कट गया है। एलेसिया सोचती है कि एंजो उसके पसंदीदा एनीमे का नायक है और उससे उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। वे उसके घर जाते हैं और एंजो उसकी उंगली को वापस उसके पैर पर सिल देता है, जबकि एलेसिया एनिमेटेड सुपर हीरो के बारे में बड़बड़ाती रहती है। वह सोचती है कि एंजो को पूरे शहर की मदद करनी चाहिए, लेकिन वह दावा करता है कि उसे लोगों की परवाह नहीं है और उसने उसे केवल इसलिए बचाया क्योंकि वह सर्जियो की बेटी है। जब वह फिर से अपने पिता के बारे में पूछती है तो वह कहता है कि वह नहीं जानता कि वह कहाँ है। उस रात एलेसिया बिस्तर पर सोती है और एंजो सोफे पर सोता है, लेकिन वह सो नहीं पाता क्योंकि उसका ध्यान उसके शरीर से भटक जाता है। जब वह उसकी जैकेट की तलाशी लेता है तो उसे एक बक्सा मिलता है जिसमें कुछ कागजात होते हैं, जिनमें एक बख्तरबंद ट्रक लूटने की योजना का विवरण होता है। अगली सुबह एंजो उठता है और एलेसिया को एक गंदी फिल्म देखते हुए पाता है, जिसे वह तुरंत बंद कर देता है। जब वह अपने पैर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसका पैर का अंगूठा उसके शरीर से दोबारा नहीं जुड़ा है, इसलिए ऐसा लगता है कि सभी चोटें ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि एलेसिया का कोई रिश्तेदार नहीं है, एंजो उसे नर्सिंग होम ले जाता है, जहां सर्जियो उसे भेजता था जब भी उसे जेल में डाला जाता था। एंजो वादा करता है कि वह कल उसके लिए वापस आएगा और जब वह उसे एनीमे के नाम से पुकारती रहती है तो वह भी उसके साथ खेलता है। जब एंजो घर लौटता है तो वह सर्जियो की योजना का अध्ययन करता है, लेकिन एलेसिया की पसंदीदा श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी देखता है।
इस बीच एंजो द्वारा एटीएम चुराने का सुरक्षा फुटेज वायरल हो गया है। फैबियो और उसके गिरोह ने इसे देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह वही आदमी है जिसने उन पर हमला किया था। समूह अभी भी पैकेजों की तलाश कर रहा है क्योंकि नुंजिया उनका इंतजार कर रही है, लेकिन एंटोनियो को लगता है कि उन्हें उसके भुगतान के लिए अर्ण लेना चाहिए। हालांकि फैबियो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किसी से भी मदद मांगने से इनकार कर देता है और घोषणा करता है कि वे बख्तरबंद ट्रक लूट लेंगे। जब वे कार्यालय लौटते हैं तो नुंजिया के आदमी फैबियो को बताते हैं कि उन्हें सर्जियो का शव मिल गया है, इसलिए नुंजिया को कल पैसे चाहिए। अगले दिन फैबियो और उसके आदमी ट्रक का इंतजार करने के लिए सड़क के किनारे ऊंची घास में छिप जाते हैं। हालांकि एंजो पुल पर है और ट्रक को रोकने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। फिर वह उस पर कूद पड़ता है, खिड़की तोड़ देता है और ड्राइवर को बाहर फेंक देता है। दूसरा कर्मचारी डर के मारे आत्मसमर्पण कर देता है, इसलिए एंजो पीछे के दरवाजे पर मुक्का मारता है। एक बार जब वह इसे चुराने में कामयाब हो जाता है तो वह सारा पैसा चुरा सकता है। क्रोधित फैबियो गोली चलाने के लिए छुपकर बाहर आता है, लेकिन एंजो भाग जाता है। गिरोह के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि कर्मचारी पहले से ही पुलिस को बुला रहा है। उस रात एंजो अपना फ्रिज फिर से भर लेता है और सीरीज देखना जारी रखने के लिए एक प्रोजेक्टर खरीद लेता है। इस क्षण में दरवाजे की घंटी की आवाज से बाधा उत्पन्न होती है और जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बाहर एक पुलिस कार खड़ी दिखाई देती है। एंजो ने दरवाजा इतना खोला कि 2 पुलिस अधिकारी सामने आ गए, जिन्होंने एलेसिया को इधर उधर भटकते हुए पाया था, इसलिए वे उसे वापस ले आए। पुलिस के चले जाने के बाद एलेसिया एंजो को कुछ देती है जो उसने उसके लिए बुना था और कहती है कि जब वह रूप बदल ले तो उसे इसे पहनना चाहिए। एंजो उसे बताने की कोशिश करता है कि वह उसे वहां नहीं चाहता, लेकिन एलेसिया को पता चलता है कि उसने पूरी DVD खरीद ली है। वह अपनी पसंदीदा श्रृंखला का सेट देखती है और वे इसे एक साथ देखते हैं। मैराथन के दौरान एलेसिया अधिक भोजन के लिए हाथ बढ़ाती है और गलती से एंजो का हाथ पकड़ लेती है। वह उसे धीरे से पकड़ता है और दबाता है, लेकिन जब वह एक डी निकालता है, उसके पैर के नीचे से बॉक्स टूट जाता है। एलेसिया सोचती है कि एंजो उसके साथ गंदा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है और वह दया की भीख मांगते हुए कहती है कि उसे इससे दुख होता है। ये महसूस करते हुए कि अतीत में उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, एंजो उसे गले लगाता है और कसम खाता है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। इस बीच नुंजिया के आदमी बैठक स्थल पर हैं, लेकिन फैबियो को नहीं देखते, इसलिए वे उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। फैबियो उन्हें दूर से देखते हुए कॉल बंद कर देता है। अगली सुबह फैबियो ने अपनी इमारत की दीवारों पर रहस्यमयी नकाबपोश चोर की कुछ भित्ति चित्र देखी। कार्यालय में फैबियो एंटोनियो को रण लेने के लिए तैयार होते हुए पाता है ताकि वह नुंजिया को भुगतान कर सके। बहस शुरू हो जाती है, लेकिन फैबियो चाहे कितना भी चिल्लाए, एंटोनियो अब उसका सम्मान नहीं करता और कहता है कि अब वह प्रभारी है। जब एंटोनियो बाहर निकलता है तो फैबियो अपने कुत्तों को उसे मारने के लिए भेजता है। एंजो वापस आता है और वह एलेसिया को एक परित्यक्त मनोरंजन पार्क में ले जाता है क्योंकि उसे याद है कि वह अपने माता पिता के साथ यहाँ आई थी जब वे अभी भी एक खुशहाल परिवार थे। एलेसिया फेरिस व्हील में बैठती है और एंजो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे चलाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। इसके बाद वे मॉल जाते हैं जहां एलेसिया अपने आसपास दिखने वाले हर अजनबी को एक चरित्र सौंपती है। वह एंजो को इसे आजमाने के लिए मना लेती है, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति में कमी है। वे एक दुकान पर रुककर राजकुमारी पोशाक खरीदते हैं जिसे एलेसिया हमेशा से चाहती थी। वह एंजो को अपने साथ चेंजिंग रूम में आमंत्रित करती है और उसे कुछ मासूम चुंबन देती है। एंजो अंततः अपना आपा खो देता है और उसे दीवार के खिलाफ धक्का देकर गंदा काम करने लगता है। हालांकि एलेसिया को इसमें बहुत मजा नहीं आता। जब वे मॉल से बाहर निकलते हैं तो एलेसिया अपने पिता को खोजने में मदद नहीं करने के लिए एंजो पर चिल्लाती है, इसलिए एंजो अंततः उसे बताता है कि सर्जियो मर चुका है। एलेसिया टूट जाती है और अपने पिता की रक्षा न करने के लिए एंजो को दोषी ठहराती है। वह यह भी कहती है कि अब उसे समझ आ गया है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि वह किसी की परवाह नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी भी नहीं। फिर वह अकेली भाग जाती है।
इस बीच ट्रक डकैती की खबर समाचार में आती है और फैबियो अजनबी की लोकप्रियता से ईर्ष्या में अपने कार्यालय में चीजें फेंकता है। कुछ सेकंड बाद एलेसिया ट्राम पर चढ़ जाती है, लेकिन जब एंजो उसे पीछे से पकड़ लेता है तो वह अचानक रुक जाती है। लोग उसकी ताकत देखते हैं और महसूस करते हैं कि वह कुख्यात चोर है, इसलिए वे उसका रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। ट्राम प्रणाली को रोकने के बाद एंजो अंदर जाता है और एलेसिया से माफी मांगता है। वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन साथ ही उसे मास्क पहनने की याद दिलाती है, क्योंकि यात्रियों ने अब उसका चेहरा देख लिया है। एंजो एलेसिया को ट्राम से बाहर ले जाता है और लोग उसका वीडियो बनाने के लिए उसका पीछा करते हैं। यह क्षण तब बाधित होता है जब शहर में एक नया बम फटता है। जबकि हर कोई घबरा जाता है, एंजो एलेसिया के साथ किसी का ध्यान न जाने देकर भागने का मौका ले लेता है। कुछ मिनट बाद वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एलेसिया अपने पिता के शव की पहचान करती है। पार्किंग स्थल पर फैबियो अपने एक डीलर मित्र से लोन मांगने के लिए मिलता है और कार में उनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। अचानक नुंजिया अपने आदमियों के साथ आती है, जो उसे वाहन से बाहर खींचते हैं और उसे मुक्का मारते हैं। फैबियो ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। नुंजिया दूसरे डीलर को गोली मार देती है और कार से पैसे निकाल लेती है, जबकि उसके आदमी फैबियो को टेप से बांध देते हैं। फिर वे उस पर गैस डालते हैं और उसके मुंह में साबुन भर देते हैं और उसके रोने का मजाक उड़ाते हैं। नुंजिया अपना लाइटर तैयार करती है, लेकिन उसे आग लगाने की बजाय वह हंसने लगती है और कहती है कि वे सिर्फ मजाक कर रहे थे। उस समय दूसरा डीलर खुलासा करता है कि वह अभी भी जीवित है और गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे नुंजिया के सभी लोग जल्दी से मारे जाते हैं। फैबियो इस मौके का फायदा उठाकर एक गिरे हुए आदमी से बंदूक चुराता है और खुद भी गोली चलाता है, जिससे नुंजिया के पैर में चोट लग जाती है और फिर वह अपनी कार में भाग निकलती है। क्रोधित फैबियो अपनी हताशा से निपटने के लिए दूसरे डीलर को भी गोली मार देता है। उस रात फैबियो अपने कार्यालय लौटता है और पाता है कि उसके सभी कुत्ते और उसके गिरोह के बाकी सदस्य मर चुके हैं। टीवी पर वह ट्राम पर एंजो की फुटेज देखता है और उसे सीढ़ियों वाले लड़के के रूप में पहचानता है। उसी समय गिरोह का एकमात्र जीवित सदस्य कमरे में प्रवेश करता है और फैबियो उससे कहता है कि वे बदला लेंगे। वे ठीक समय पर अपनी कार में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि एलेसिया और एंजो कपड़ों का एक बैग लेकर उनके अपार्टमेंट से निकलते हैं और बाइक पर दूर चले जाते हैं, इसलिए वे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद एंजो और एलेसिया दूसरे शहर के एक होटल में छिप जाते हैं, इस उम्मीद में कि पुलिस उन्हें वहां नहीं ढूंढ पाएगी। एंजो एलेसिया को बताता है कि झुग्गी झोपड़ियों में बड़ा होना कितना कठिन था और कैसे उसे अपने सभी दोस्तों को डकैती के दौरान मारा जाता हुआ देखना पड़ा। अचानक फैबियो कमरे में घुसता है और एंजो को एक बेहोशी की दवा दे देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, जबकि उसका गुर्गा भी एलेसिया को पकड़ने के लिए अंदर आता है। जब एंजो उठता है तो वह खुद को ढेर सारे टेप से बंधा हुआ पाता है। एलेसिया को एक वैन में रखा जा रहा है और फैबियो उसे मारने की धमकी देता है, अगर एंजो उसे यह नहीं बताता कि शक्तियां कैसे प्राप्त की जाती हैं। पहले तो एंजो कहता है कि वह नहीं जानता, तो फैबियो ठग को एलेसिया को चोट पहुंचाने का आदेश देता है। उसकी पीड़ा सुनकर एंजो के पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एंजो फैबियो को क्रेन के पीछे नदी में उस स्थान पर ले जाता है, लेकिन फैबियो कूदने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह एक जाल है। उसी समय एलेसिया गुर्गे से कहती है कि उसे पेशाब करने में मदद की ज़रूरत है, और जब वह काफ़ी करीब आ जाता है तो वह बुनाई की सुई से उसकी गर्दन पर वार करती है। वह नदी की ओर भागती है, जहां नुंजिया और उसके गुंडे भी दिखाई देते हैं। फैबियो गोलीबारी शुरू कर देता है और एलेसिया को बंधक बनाने की कोशिश करता है, हालांकि दुश्मन उसे तुरंत गोली मार देता है। जब एंजो एलेसिया की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी गोली लगी है। मरता हुआ फैबियो रेंगकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नुंजिया उसे आग फेंकने वाली मशीन से जलाकर रोक लेती है। फैबियो कुछ सेकंड के लिए घबरा जाता है, उसके बाद उसका शरीर नदी में गिर जाता है। मरने से पहले एलेसिया एंजो से कहती है कि वह हीरो जीग बने और सभी को बचाए। अगली सुबह फैबियो रासायनिक कचरे से लथपथ नदी से बाहर निकलता है। वह जले हुए निशानों को संभालने के लिए थोड़ा मेकअप लगाता है और यहाँ तक कि विग भी पहनता है।
जब वह एक मक्खी को मारने की कोशिश करता है तो वह अपनी कार का एक हिस्सा नष्ट कर देता है, जिससे साबित होता है कि उसने भी सुपर ताकत हासिल कर ली है। फिर वह नुंजिया के मुख्यालय में जाता है और आगे की लड़ाई को रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन रख देता है। अपनी नई शक्तियों की बदौलत वह कमरे में मौजूद हर एक गुर्गे को आसानी से मार देता है। जब वह नुंजिया के पास पहुंचता है तो वह उसे इतनी जोर से गले लगाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। शरीर के साथ नृत्य करने के बाद वह एक रहस्यमयी दरवाजा देखता है और उसे खोलता है, जहां उसे कई तरह के हथियार मिलते हैं। विस्फोटकों से यह साबित होता है कि यह नुंजिया का गिरोह था जिसने शहर पर बमबारी की थी। इस बीच एंजो कुछ भी करने में असमर्थ है और बस इधर उधर भटकता रहता है। 2 पुलिस वाले उसे अपनी कार से देखते हैं, लेकिन जब वे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो गलती से एक परिवार की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। अधिकारी मां को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वे समय पर बेटी को नहीं पकड़ पाते और कार में आग लग जाती है। एंजो तुरंत कार की ओर दौड़ता है और बच्चे को बाहर निकालने के लिए दरवाजा तोड़ देता है। मां अपने बच्चे के साथ फिर से मिलती है और एंजो को धन्यवाद देने के लिए उसे गले लगाती है, जिससे उसे एलेसिया की याद आती है। तभी एक फूड कार्ट पर लगे टीवी पर फैबियो द्वारा नुंजिया के गिरोह को मारने का वीडियो दिखाया जाता है, जो वायरल हो गया है। वीडियो का अंत फैबियो द्वारा कैमरे से बात करते हुए किया जाता है, जिसमें वह कहता है कि वह कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। उसे रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित एंजो एक ड्राइवर को अपनी बाइक उधार देने के लिए मना लेता है। जब वह व्यक्ति उसका नाम पूछता है तो एंजो अपना परिचय एनीमे हीरो के नाम से देता है। इस बीच फैबियो एक आवारा होने का नाटक करके लोगों से भरे स्टेडियम में पहुंच जाता है, जिससे वह गार्डों को आश्चर्यचकित कर उन्हें बेहोश कर देता है। अंदर जाते ही वह बम तैयार करना शुरू कर देता है। जब एंजो भी स्टेडियम में पहुंचता है तो एक कर्मचारी उसे याद दिलाता है कि उसे टिकट की जरूरत है, लेकिन एंजो अपने नंगे हाथों से भारी गेट का एक टुकड़ा हिला देता है। वह जल्दी से फैबियो को ढूंढता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फैबियो उसे अपनी नई ताकत से आश्चर्यचकित करता है और उसे दीवार से फेंक देता है। एंजो ने फैबियो के सिर पर शौचालय फेंककर जवाबी कार्रवाई की और लड़ाई जारी रही। पुरुष असाधारण ताकत के साथ मुक्के मारते हैं और अतिरिक्त क्षति के लिए दीवारों का उपयोग करते रहते हैं। ये देखते हुए कि वह यह लड़ाई नहीं जीत सकता, फैबियो भागने की कोशिश करता है और एंजो उसके पीछे दौड़ता है, जबकि पुलिस इमारत को घेरना शुरू कर देती है। काफी भागने के बाद फैबियो स्टैंड में भीड़ के बीच छिप जाता है, लेकिन एंजो फिर भी उसे ढूंढ लेता है और उसकी पिटाई शुरू कर देता है, जिससे उसका डेटोनेटर गिर जाता है। फैबियो वापस मुक्का मारता है और दीवार पर कूदने से पहले एंजो को फेंक देता है। जब एंजो किसी तरह संभलता है तो वह पुलिस को फैबियो को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखता है। वह भी कूदने का फैसला करता है और जमीन पर उतरते समय उसका सिर टकराता है, जिससे उसे चक्कर आ जाता है। इससे फैबियो को पुलिस को हराने और भागने का समय मिल जाता है। एंजो अपने शरीर को हिलाने के लिए मजबूर करता है और फैबियो के पीछे जाता है, जो एम्बुलेंस के अंदर मैनुअल रूप से बम को सक्रिय करता है और फिर से भागने के लिए भागता है। जब एंजो को पता चलता है कि विस्फोट होने में केवल 5 मिनट बाकी हैं, तो वह ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चला देता है। दुर्भाग्य से पुलिस सड़क को अवरुद्ध कर रही है और जब वह बम का जिक्र करता है तो पीछे नहीं हटती। एंजो ने बम को पकड़ने और एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिससे वह पुलिस कारों से टकरा गई। जब अधिकारी विचलित होते हैं, एंजो भीड़ के बीच से भागकर पुल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फैबियो उसे पकड़ लेता है। बम रेलिंग के पास गिर जाता है, जबकि फैबियो एंजो का सिर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। फिर फैबियो बम की ओर दौड़ता है और समय को घटाकर 15 सेकंड कर देता है। एंजो समय रहते संभल जाता है और उसे वापस पकड़ लेता है, जिससे वे बम के साथ नदी में गिर जाते हैं। अंततः विस्फोट पानी के नीचे होता है और कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस पानी का एक झोंका आता है जो फैबियो के सिर को पुल पर गिरा देता है। अगले कुछ दिनों तक हर समाचार आउटलेट इस बात पर चर्चा करता है कि क्या एंजो एक सच्चा नायक है या एक चोर के अलावा कुछ नहीं। वे मानते हैं कि वह विस्फोट के दौरान डूब गया, लेकिन वास्तव में वह नदी से बाहर आने में कामयाब रहा है और अब वह शहर की मदद करते हुए अपनी पहचान छिपाने के लिए एलेसिया द्वारा बुना गया मुखौटा पहनता है। अगर मूवी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।